सो डिप्लोपिया चार्टिंग मैंने बता दी थी. रेड ग्रीन ग्लासेस, रेड इन फ्रंट ऑफ राइट आई. हेज स्क्रीन, हेज स्क्रीन का सिर्फ नाम जानना है. इट इज अनदर मेथड टू नो, टू डॉक्यूमेंट डिविएशन ऑफ द आई. ठीक है, ये हेज चार्टिंग है. ये हेज स्क्रीन का हम लोग ऐसे डायग्राम बनाते हैं. राइट आई में लैटरल रेक्टस का ये है, अंडर एक्शन है, और लेफ्ट आई में मीडियल रेक्टस का ओवर एक्शन है बिकॉज ऑफ सेम इनोवेशन गोइंग टू योक मसल्स. वर्थ 4 डॉट टेस्ट मैंने आपको बता दिया था, यहाँ पे अच्छा बच्चों ने बनाया ही था. सो वर्थ 4 डॉट टेस्ट आई एम नॉट रिवाइजिंग. हर्शबर्ग टेस्ट आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा. ठीक है, वर्थ 4 डॉट टेस्ट भी सर डीसी गुप्ता सर का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है. सो वर्थ 4 डॉट टेस्ट आना चाहिए, हर्शबर्ग टेस्ट आना चाहिए. अगर 1 मिलीमीटर कॉर्नियल रिफ्लेक्स डिविएटेड है तो 7 मिलीमीटर्स है. रफली याद कर लो, एट द प्यूपिलरी मार्जिन रफली 15 मिलीमीटर्स, प्यूपिलरी मार्जिन और लिम्बस के बीच में रफली 25, लिम्बस पे 45. इतना बहुत है, उसके बाहर कुछ 60-70 बोल देना. ठीक है. फोर्स सक्शन टेस्ट मैंने बता दिया था. आप अगर खींचते हैं पैराकेन डालने के बाद लिम्बस के पास पकड़ के आंख को, अगर स्मूथली जा रही है तो पैरालाइज्ड है. अगर स्मूथली नहीं जा रहा है, फंस रहा है, मतलब कि जो अंडर एक्शन है मसल का वो पैरालिसिस की वजह से नहीं है, वो बिकॉज दैट मसल इज एंट्रैप्ड इन द बोनी फ्रैगमेंट्स. ओके. ट्रीटमेंट मैंने बता दिया था कि इनिशियली आपको अगर पैरालाइटिक स्क्विंट है तो हम वेट करते हैं, जो नर्व्स है वो रिकवर कर जाती है. सो वी जस्ट वेट. हम अगर पेशेंट को बहुत डिप्लोपिया हो रहा है, ये मैं पैरालाइटिक ही पढ़ा रही हूँ ना, हाँ, डिप्लोपिया हो रहा है अगर, तो हम जिस आंख में स्क्विंटिंग है उसको कुछ दिन के लिए ब्लॉक कर देते हैं जब तक कि उसका मसल का एक्शन रिकवर नहीं कर जाता है. ठीक है. सो वी कैन ओक्लूड द पैरेटिक आई टू प्रिवेंट डिप्लोपिया, और वी कैन प्रिस्क्राइब प्रिज्म्स. तो जब हम प्रिस्क्राइब करेंगे प्रिज्म तो हम उसको रिलीविंग प्रिज्म प्रिस्क्राइब करेंगे, जिसमें वी विल कीप द एपेक्स टुवर्ड्स द डिविएशन. तो पेशेंट की आंख जहाँ डिविएटेड है तो एपेक्स भी उसी साइड कर देंगे, इमेज भी वहीं शिफ्ट हो जाएगी. ठीक है. कीमो डिनर्वेशन आपके बैचमेट्स ने बता दिया था कि हम योक मसल का कर देंगे, सो दैट सॉरी नॉट योक मसल का, इप्सिलैटरल एंटागनिस्ट का करेंगे. तो अगर लैटरल रेक्टस पैरालाइज्ड है तो इवन द नॉर्मल टोन ऑफ द मीडियल रेक्टस की वजह से आंख थोड़ी सी अंदर डिविएटेड रहेगी इन द प्राइमरी पोजिशन. तो आपने थोड़ा सा मीडियल रेक्टस को पैरालाइज कर दिया तो आंख स्ट्रेट हो जाएगी. फिर सर्जरी मैंने बताया था कि आई विल टेल यू नेक्स्ट टाइम. सो रिसेशन और वीकनिंग. So recession and resection. Recession is weakening procedure and resection is strengthening procedure. The only thing you guys need to understand is that a very tight muscle, tight है ना, अगर muscle tight है तो उसका जो contraction का force है वो बढ़ जाता है. ठीक है, you just know that much. तो हम किसी भी muscle को टाइट, तना हुआ कैसे कर सकते हैं? ठीक है, 2 तरीके हैं. आप उस मसल को उसके इंसर्शन पे काटिए, जहाँ पे भी इंसर्ट हो रही है वहां से काट लीजिए. उसके बाद आप अगर इतनी लंबी मसल है तो उसका इतना हिस्सा काट दीजिए, और बाकी जो बची मसल उसको खींच के वापस उसी इंसर्शन पे वापस सूचर कर दीजिए. पहले इतनी लंबी मसल ओरिजिन से इंसर्शन तक थी, अब आपने इतनी को खींच करके और बना दिया तो अब ज्यादा टाइट हो गई, अब वो कॉन्ट्रैक्ट बेटर करेगी. सो दिस इज द सिंपल थियरी बिहाइंड रिसेक्शन. Don't use the term कि muscle tight है तो contract करिए. I'm just saying that to explain. Just know that the muscle is released or excised from its insertion. It is then excised and made, the length is made smaller and then it is pulled and re-sutured at the, तो ठीक है. So it will now contract better. So that is a strengthening procedure. दूसरा strengthening weakening procedure है recession. आप मसल को ऑब्वियसली अगर आप टाइट कर रहे हो और वो स्ट्रेंथन हो जा रही है तो आप उसको ढीला कर देंगे तो वो वीक हो जाएगी. तो ढीला करने का बहुत आसान तरीका है, ये ओरिजिन है, ये इंसर्शन है, ये मसल है. ठीक है, आप उसके इंसर्शन से उसको काटिए और आप थोड़ा पीछे सूचर कर दीजिए. अब ये ढीली सी हो गई. तो अब इसका जो कॉन्ट्रैक्टिंग फोर्स है, कुछ इट्स नॉट टाइट एंड ढीला में, आई थिंक इट मस्ट बी सम काइंड ऑफ फिजिक्स ऑल्सो ना, इतना से मैं कितना कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है. आई होप यू गाइज नो दैट द मसल ऑलवेज कॉन्ट्रैक्ट्स टुवर्ड्स इट्स इंसर्शन. ठीक है. So अगर ये biceps है, they are towards its origin, sorry, it always contracts towards the biceps है अगर, तो they यहाँ पे origin होता है, यहाँ पे कहीं पे insertion होता है. तो अगर हम ऐसे करते हैं तो we are working our biceps, है ना. वैसे ही हमारी triceps है, तो अगर हम ऐसे करते हैं तो we are working our triceps. Muscle always contracts towards its origin.
Anyway, not muscle contracts actually, the way it pulls the maybe the arm or whatever. Anyway, तो आप लोग को आई होप रिसेक्शन और रिसेशन समझ में आ गया है. तो ये मैंने क्यों लिखा है, रिसेशन और वीकनिंग ऑफ लेफ्ट मीडियल रेक्टस किस सर्जरी के लिए मैं बता रही हूँ. अगर लेफ्ट आई की फॉर एग्जाम्पल इन पैरासिस ऑफ राइट लैटरल रेक्टस, ठीक है, राइट लैटरल रेक्टस की अगर पैरालिसिस है इस वाली की, तो हम राइट लैटरल रेक्टस का रिसेक्शन कर सकते हैं, रिसेक्शन, ठीक है. इप्सिलैटरल जो एंटागनिस्ट है उसका रिसेशन कर सकते हैं. इज दैट क्लियर? क्योंकि एंटागनिस्ट का ओवर एक्शन हो रहा था ना, और दूसरा उसकी योक मसल का ओवर एक्शन हो रहा था, तो उसका भी हम रिसेशन कर सकते हैं. योक मसल इज दैट मसल जो आई को एक डायरेक्शन में मूव करने में हेल्प कराती है. जैसे राइट लैटरल रेक्टस का योक मसल इज लेफ्ट मीडियल रेक्टस. हु विल टेल मी द योक मसल फॉर लेफ्ट superior rectus? क्या? Wrong. Right inferior oblique. That's correct, चेष्टा. Left superior rectus ऐसे करेगी, ऐसे देख. I told you बेटा, रेक्टाई मसल्स बाहर देखती है और ओब्लिक मसल्स अंदर देखती है, ठीक है. तो लेफ्ट सुपीरियर रेक्टस का अगर हम एक ही एक्शन ले रहे हैं तो वो ये होगा. ऐसे तो एलिवेट भी करती है, ये होगा. तो ये एक्शन के लिए हमें इस आंख की वो मसल चाहिए जो इधर देख रही है, ठीक है ना. तभी तो हम लोग वर्जन्स कर रहे हैं. तो इसमें नेजल साइड में एलिवेशन कौन कराएगा? इंफीरियर ओब्लिक. रिमेंबर सुपीरियर ओब्लिक डिप्रेशन कराता है, तो लेफ्ट इंफीरियर, राइट इंफीरियर ओब्लिक होगा. शी वाज राइट. हु विल टेल मी द योक मसल फॉर right inferior rectus? Correct, left superior. Very good, very fast. The girl in blue, very fast. So anyway, now coming to concomitant or comitant squint. ये जो स्क्विंट है, कंकॉमिटेंट और कॉमिटेंट स्क्विंट, आप लोग को एग्जाम में आएगा. राइट द डिफरेंसेस बिटवीन कॉमिटेंट एंड इनकॉमिटेंट स्क्विंट. तुम लोग को 10 डिफरेंस याद रहते हैं हमेशा. मैंने हमेशा हर क्लास में ये बोला है पिछले 12 साल से, हर बैच में डिफरेंस सबको याद रहते हैं. तो आप लोग हेडिंग भूल जाते हैं. कॉमिटेंट कौन सा था, इनकॉमिटेंट कौन सा था, भूल जाते हैं. कॉमिटेंट इज दिस वन, इनकॉमिटेंट इज द पैरालाइटिक वन, जिसमें डिविएशन डज नॉट रिमेन द सेम इन ऑल डायरेक्शन, ठीक है. और उसके बाद आप लोग सारे डिफरेंस लिख देते हैं और फिर हेडिंग को इधर से उधर, इधर एरो, इसको काटा, इसको ऐसे किया, उसको वैसे किया. लेकिन मैं अल्टीमेटली देख लेती हूँ कि तुम लोग ने लास्ट में क्या किया है. अगर गलत है तो मैं 0 दे देती हूँ. One utility of my son staying at home was that he could pick up my online shopping. Now there's nobody at home, so that's like one bad thing about him going. Anyway, so uh, so etiology है. ये जो concomitant squint है ना, जैसे पैरालाइटिक स्क्विंट किसी भी एज में हो सकता है. ट्रॉमा हो गया, या आई टोल्ड यू डायबिटीज कॉज है, न्यूरोजेनिक कॉजेज है, ब्ला ब्ला, तो किसी भी एज में हो सकता है. कंकॉमिटेंट स्क्विंट जनरली बच्चों में मिलता है, ठीक है, जनरली यंगर एज में मिलता है. कंजेनिटल मैल डेवलपमेंट ऑफ एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स, ठीक है. पुअर विजन इन वन आई, रिफ्रैक्टिव एरर है, ओपेक मीडिया है, डिजीजेस ऑफ द रेटिना ऑप्टिक नर्व है. किसी भी कारण से अगर एक आंख में पुअर विजन है तो वो आई फिर नॉर्मली नहीं वर्क करती है, ठीक है. वो एम्ब्लायोपिक हो जाती है और फिर स्क्विंट हो जाती है. जनरली द स्क्विंटिंग इज एक्सोट्रोपिया, हल्की सी बाहर हो जाएगी, ठीक है. डिसोसिएशन बिटवीन अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस. अच्छा ठीक है, हम लोग का AC by A एक रेशियो, एक्चुअली दिस इज PG लेवल बट आई जस्ट गिव यू ब्रीफ ओवरव्यू. AC by मतलब अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस बाय अकोमोडेशन एक फिक्स्ड रेशियो में होता है. व्हाट एम आई टॉकिंग अबाउट? whenever we look near whenever we look near, our eyes accommodate. What did I say? What was my last line? 3 of you get up. 3 of you who were involved in the tab. What was my last line? Please leave. चप्पल पहन के एक तो क्लास में आना नहीं चाहिए. ऐसा फूहड़पंती मुझे नहीं पसंद है. बाहर निकलो, बाहर निकलो. तीनों चप्पल में है.
तुम लोग सप्ली बैच के हो कि करंट बैच के हो? तब तो बाहर निकलो। सप्ली बैच को तो मैं तब भी एक्सक्यूज कर देती हूँ, करंट बैच को तो कोई हक नहीं है। लग रहा है सीधे बिस्तर से उठे और आ गए ये लोग, ब्रश भी नहीं किया। नहीं नहीं, तुम डिड यू सी देम, दे वर इन देयर बाथरूम स्लीपर्स। मतलब कोई एक सेल्फ डिग्निटी भी तो होती है भाई, हम अच्छे दिखें, है ना? मैं आ गए हम तो, अब तो कोई जिंदगी फायदा नहीं, गर्लफ्रेंड तो बनी नहीं अभी तक, चले यार चप्पल में, कोई फायदा नहीं, क्या सच के कर लेंगे यार। गिव अप, अब मम्मी कराएंगी शादी, चप्पल ही में चलो। ये जो कॉजेज है ना, जो चाहे मैंने पैरालाइटिक स्क्विंट के या स्क्विंट के पढ़ाए थे, आप लोग ये कॉजेज प्लीज रट लीजिएगा, ठीक है ना? ये कॉजेज आप लोग रट लीजिएगा। सो हाँ, मैं ये बता रही थी कि जब भी हम दूर से पास देखते हैं, हमारी आईज अकोमोडेट करती हैं। अकोमोडेशन के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है? एक तो जो हमारा लेंस है वो ज्यादा कॉन्वेक्स हो जाता है, ठीक है? दूसरा है हमारे प्यूपल्स थोड़े से म्यूज होते हैं, और तीसरा है दोनों आंखें थोड़ी सी पास आती हैं। ये 3 कंपोनेंट्स है अकोमोडेशन के। सो जब भी हम दूर से पास देखते हैं, लेंस अकोमोडेट होता है, और दोनों आंखें जो पास आती हैं, इसको अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस कहते हैं। तुम लोग, यू कैन सी इट इन माई आईज, आई एम लुकिंग एट अ डिस्टेंस, आई एम लुकिंग क्लोज, in fact let me look close here, you can see that my eyes will be coming a little close together, है ना, when we want to read something closely, okay? So ये एक फिक्स रेशियो होता है, अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस टू अकोमोडेशन। अगर ये रेशियो बहुत ज्यादा है, जैसे कुछ लोगों में अकोमोडेशन के टाइम में बहुत ज्यादा कन्वर्जेंस हो रही है, तो उनमें ईजोट्रोपिया हो जाएगा, मतलब उनकी आंखें अंदर की तरफ स्क्विंट हो जाएंगी। और कुछ लोगों में अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस बाय अकोमोडेशन का रेशियो बहुत कम है नॉर्मली, तो उनमें एक्सोट्रोपिया हो जाएगा, ठीक है? सो वही कुछ मैं बताने की, आप लोग बस लर्न कर सकते हैं कि डिसोसिएशन बिटवीन अकोमोडेशन एंड कन्वर्जेंस, एग्जाम्पल इन हाइपरमेट्रोपिया, कन्वर्जेंट स्क्विंट एंड इन मायोपिया। सो हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है ना कि जनरली, रहने दो यार, मैंने तुम लोगों को रिफ्रैक्टिव एरर्स तो पढ़ाया नहीं है, मैं जब पढ़ाऊंगी ना तब याद दिला देना, मैं पढ़ा दूंगी, अभी मैं इतना नहीं एक्सप्लेन कर सकती, ठीक है? टाइम भी नहीं है। हाइपरमेट्रोपिया में बेसिकली लोग हमेशा अकोमोडेट करते रहते हैं ना, इवन पास का दूर का भी देखने के लिए अकोमोडेट करते रहते हैं, तो उनमें अकोमोडेटिव कन्वर्जेंस भी बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इजोट्रोपिया हो जाता है। अपैरेंट स्क्विंट हाइपरमेट्रोपिया में एक्सोफोरिया होगा, एक्सोफोरिया, ठीक है? लेकिन रियल एक्चुअल स्क्विंट इजोट्रोपिया होगा। ये मैंने जब आप लोग को लेटेंट स्क्विंट पढ़ाया था वहां मैंने लिखवा दिया था, ठीक है? वैसे ही मायोपिया में अपैरेंट स्क्विंट इजोफोरिया, मायोप्स को पास ऐसे ही दिखता है, उनको अकोमोडेट करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो अकोमोडेट नहीं करते इसलिए वो कन्वर्ज भी नहीं करते हैं, इसलिए मायोप्स में टेंडेंसी है कि उनको एक्सोट्रोपिया हो जाए। लेकिन सो रियल स्क्विंट मायोप्स में एक्सो होती है, एक्सोट्रोपिया। apparent squint because of the angle kappa and all that, apparent squint उनकी इजोफोरिया होती है, ठीक है? सो एनीवे, यू नो फ्रैंकली तुम लोग से इतना स्क्विंट कभी नहीं, कोई नहीं पूछेगा। सो अदर कॉजेज आर, पर तुम लोग को ये बेसिक एक पता होना चाहिए कि जस्ट डिसोसिएशन, और ये तो पता है कि भाई हाइपरमेट्रोप्स आर ऑलवेज अकोमोडेटिंग, तो उनमें कन्वर्जेंट स्क्विंट हो जाएगी। मायोप्स नेवर अकोमोडेट, तो उनमें डाइवर्जेंट स्क्विंट। ये तो इतना कॉमन बेसिक आना चाहिए, ठीक है? हाइपरमेट्रोप्स जो है ना, इसीलिए उनको इतना हेडेक भी होता है, क्योंकि वो हमेशा अकोमोडेट करते रहते हैं बेचारे, दूर का भी देखने के लिए। जब तक अकोमोडेट नहीं करेंगे उनका जो फोकस है वो रेटिना पे नहीं आएगा, रेटिना के पीछे रहेगा। वो अकोमोडेट करते हैं तो फोकस आगे शिफ्ट हो जाता है। मायोप्स का तो ऐसे ही रेटिना के आगे है, अगर वो और अकोमोडेट करेंगे तो और आगे चला जाएगा, उनको धुंधला दिखेगा, तो वो कभी अकोमोडेट नहीं करते हैं मायोप्स, ठीक है? इससे अगर एक आप हाइपरमेट्रोप और एक मायोप को ले ले तो हमेशा हाइपरमेट्रोप को ज्यादा हेडेक होगा, ओके? So anyway, central causes like cerebral palsy and mental retardation where fusion is not developed, and decompensated heterophoria, patient को latent squint है और उसको धीरे धीरे वो manifest squint में आ गया, तो वो वाली जो squint होती है वो concomitant होती है। तो I'll just repeat the etiology: congenital maldevelopment of extraocular muscles, poor vision in any one eye,
dissociation between accommodation and convergence, central causes and decompensated heterophoria. टाइप्स ऑफ कंकॉमिटेंट स्क्विंट कौन कौन से हो सकते हैं? मोनोऑक्यूलर स्क्विंट हो सकता है जिसमें या तो कन्वर्जेंट स्क्विंट होगा या डाइवर्जेंट स्क्विंट होगा, ठीक है। कन्वर्जेंट में वन आई डिविएट इनवर्ड, डाइवर्जेंट में वन आई डिविएट आउटवर्ड, ठीक है। मैं इसके कॉजेज अलग से नहीं बता रही हूँ, ये हटा दो तुम लोग। ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट होता है, मे बी कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। इसमें आप देखेंगे कि पेशेंट जब एक आंख से फिक्सेट कर रहा है तो एक जैसे डाइवर्ज हो गई, फिर इधर उधर कुछ है, पेशेंट अब इस आंख से फिक्सेट कर रहा है तो ये डाइवर्ज हो जाएगी। ऐसे में दोनों आंख में विजुअल एक्विटी सेम होती है, ठीक है। तो इसको ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट कहते हैं, कभी इससे फिक्सेट करेगा कभी उससे फिक्सेट करेगा, लेकिन प्रेफर्ड फिक्सेशन जनरली पेशेंट का किसी एक आंख का रहता है। हाउ डू वी सी ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट? आई विल जस्ट टेल यू। सो एनीवे आई विल जस्ट रीड इट आउट फर्स्ट. It may be convergent or divergent. When one eye fixes, the other deviates, and when the other fixes, the other deviates. Visual acuity is normal or nearly normal in both eyes. It is due to refractive errors or congenital abnormality of medial or lateral rectus of the eye. तो आप जैसे आप पेशेंट को देख रहे हैं तो उसकी सपोजिंग लेफ्ट आई जो है वो थोड़ी सी अंदर की या चलो बाहर मान लेते हैं, ये स्ट्रेट है राइट आई और ये थोड़ी सी बाहर है, ठीक है। तो आप बोलेंगे कि ऑब्वियसली इसको इस आंख में इजोट्रोपिया है। अब कैसे देखें कि उसको ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट है कि मोनोऑक्यूलर इजोट्रोपिया इस आंख में? तो आप इस आंख को ब्लॉक कर दीजिए, ठीक है। अब अगर वो इस आंख से तुरंत फिक्सेशन ले लेता है नॉर्मली, ठीक है, अब आप इसको हटाएंगे तो देखेंगे ये वाली अब अंदर जो कवर थी वो डाइवर्जेंट है और वो रह गई डाइवर्जेंट। फोरिया जैसे वापस क्विक मूवमेंट नहीं होगा, वो बाहर ही रहेगी ऐसे, पर फिर पेशेंट ने थोड़ी देर इधर उधर देखा, बात की, फिर आप देखेंगे कि ऐसे। अगर ऐसे ही रह गई तो एकदम ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट है। अगर ऐसे थी और एक दो ब्लिंक के बाद वापस फिर ऐसे या कुछ के बाद ऐसे हो गई, दैट मीन्स कि उसका प्रेफर्ड फिक्सेशन राइट आई का है जबकि उसको ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट है, ठीक है। क्लिनिकल फीचर्स ऑफ कंकॉमिटेंट स्क्विंट, नो सिम्टम, क्योंकि जनरली ना या तो पेशेंट को ना कुछ डिप्लोपिया वगैरह नहीं होता है। इसलिए नहीं होता है डिप्लोपिया क्योंकि जो सेंट्रल जो स्क्विंटिंग आई, या तो स्क्विंटिंग आई में विजन ही कम है बहुत, या स्क्विंटिंग आई से जो विजन बन रहा था वो ब्रेन ने सप्रेस कर दिया, ठीक है। तो नो सिम्टम, स्क्विंटिंग आईज नोटिस। बच्चा कभी नहीं बोलेगा हमको चक्कर आ रहा है, वर्टिगो, नोजिया, सब जो पैरालाइटिक स्क्विंट में था फीचर्स कोई भी इसमें नहीं मिलेंगे आपको। हेड टर्न, ये सब डिप्लोपिया कुछ नहीं मिलेगा। सो नो सिम्टम। एक बच्चा बस आएगा, खुश रहेगा, आपके पास आएगा, पेरेंट्स लेके आएंगे, इसकी आंख तिरछी है, बच्चा कंफर्टेबल है ना, उसकी आंख तिरछी है बट वो कंफर्टेबल, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। नो लिमिटेशन ऑफ ऑक्यूलर मूवमेंट, आप आंख हिलवाएंगे तो उसकी आंख हर तरफ नॉर्मली मूव करेगी, ठीक है। उस बच्चे की आंख हर तरफ नॉर्मली मूव करेगी। नो डिप्लोपिया बिकॉज देयर इज सप्रेशन ऑफ विजन ऑफ द इमेज ऑफ द स्क्विंटिंग आई बाय द ब्रेन, ठीक है, इसलिए डिप्लोपिया नहीं होगा। विजुअल एक्विटी इज यूजुअली पुअर इन यूनिओक्यूलर स्क्विंट। यूनिओक्यूलर स्क्विंट होता है इसलिए विजुअल एक्विटी पुअर है, उसको यूज नहीं कर रहा है, वो आई स्क्विंट कर गई, ठीक है। Primary angle of deviation is equal to secondary angle of deviation. Now, what was primary angle of deviation? Can anyone tell me? Primary angle of deviation was, अगर हम हर्शबर्ग टेस्ट से देखें कि स्क्विंटिंग आई कितने डिग्री स्क्विंटेड है, ठीक है। Primary angle of deviation is the deviation of the squinting eye when the normal eye is fixating. Fixating मतलब आपने सामने एक टारगेट दिया, आपने पेशेंट को बोला उसको देखो, अब पेशेंट उसको देख रहा है, उसकी एक आंख ठीक है, उससे वो देख रहा है, एक आंख स्क्विंटेड है। जो आंख स्क्विंटेड है आपको उस पे कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स कहीं दिखेगा, उससे आप डिग्रीज निकाल सकते हैं कि कितने डिग्री स्क्विंटिंग है। हर्शबर्ग टेस्ट जो अभी मैंने बोला 15 डिग्री, 25 डिग्री और 45 डिग्री बीच में है, तो अंदाजन से कर लो कि 1 मिलीमीटर मेजर कर लो, इनफैक्ट जितने मिलीमीटर है इंटू 7 कर दो, ठीक है। तो आप उससे डिग्री ऑफ स्क्विंटिंग निकाल सकते हैं। अब आपने इस आंख को कवर कर दिया, जो अच्छी आंख थी उसको कवर कर दिया, एंड यू फोर्स द स्क्विंटिंग आई टू फिक्सेट। सो व्हेन द स्क्विंटिंग आई इज फिक्सेटिंग, फिर आप इसको हटाएंगे और आप देखेंगे ये कितना डिविएट कर गई है। सो ये उतना ही डिविएट करेगी जितना ये कर रही थी। व्हाई? सो सेकेंडरी डिविएशन इज द डिविएशन ऑफ द स्क्विंटिंग ऑफ द नॉर्मल आई व्हेन द स्क्विंटिंग आई इज फोर्स्ड टू फिक्सेट।
secondary deviation is always equal to primary deviation in concomitant squint, always equal. ठीक है? Why? Because according to Hering's law there is equal and simultaneous innervation to yoke muscles. क्योंकि नॉर्मल आई, एक नॉर्मल आई है, एक पैरालाइटिक आई है. जब आप पैरालाइटिक आई को फोर्स कर रहे हैं, पैरालाइटिक कह रहे हैं, स्क्विंटिंग आई है, फोर्स कर रहे हैं फिक्सेट करने के लिए, इसमें कोई मसल पैरालाइज्ड नहीं है. तो किसी भी मसल को ज्यादा इनोवेशन नहीं जा रहा है. जब ज्यादा नहीं जा रहा है तो उसकी योक मसल में भी ज्यादा नहीं जाएगा, तो प्राइमरी सेकेंडरी डिविएशन बराबर रहेंगे. पैरालाइटिक स्क्विंट में क्या हो जाता है, सपोजिंग लैटरल रेक्टस पैरालाइज्ड है, ठीक है, अब आप फोर्स कर रहे हैं इस आंख को किसी तरह मतलब फिक्सेट करने के लिए, तो लैटरल रेक्टस में बहुत ज्यादा इनोवेशन जाएगा. तो लैटरल रेक्टस की योक मसल में भी बहुत ज्यादा इनोवेशन जाएगा, विच इज मीडियल रेक्टस. तो सेकेंडरी डिविएशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये वाली मीडियल रेक्टस नॉर्मल है. लैटरल रेक्टस तो पैरालाइज थी, उसमें ज्यादा जा रहा था इनोवेशन. ये नॉर्मल मीडियल रेक्टस को इतना ज्यादा इनोवेशन मिलेगा तो वो बहुत ज्यादा घुमा देगी आंख को. ठीक है, सो primary deviation is equal to secondary deviation in concomitant squint. Primary deviation is less than secondary deviation, या उल्टा बोलना चाहिए मुझे, secondary deviation is more than primary deviation in paralytic squint. ये एक difference है. No head posture. Head posture patient हमेशा assume करता है in the direction of action of the paralyzed muscle. Head posture is assumed to negate diplopia. Since there is no diplopia in concomitant squint, patient will not observe any kind of abnormal head posture. Normal रहेगा बच्चा. ठीक है, कितना है भाई. ओह, हिस्ट्री भाई बच्चे से पूछ लीजिए, एज ऑफ ऑनसेट कोई बीमारी वगैरह तो नहीं हुई थी, फैमिली हिस्ट्री, इंटरमिटेंट है कि कांस्टेंट है, यूनिलैटरल की ऑल्टरनेटिंग है, एनी डिप्लोपिया और हेड पॉस्चर. ये सब इसलिए पूछना है, चोट वोट तो नहीं लगी थी, क्योंकि बेसिकली आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि पैरालाइटिक स्क्विंट है कि कंकॉमिटेंट स्क्विंट है. ठीक है, तो एज है, बचपन से है उसको, दोनों आंख में विजन कितना है आपको देख लेना चाहिए. ठीक है, अच्छा ये तो आप हिस्ट्री ले रहे हैं ना, अभी ये तो एग्जामिनेशन में आएगा. फैमिली हिस्ट्री ले लीजिए, इंटरमिटेंट है कि कांस्टेंट है, पेरेंट्स से पूछिए कि हमेशा एक आंख तिरछी रहती है कि कभी होती है कभी नहीं होती है. अगर कभी होती है कभी नहीं होती है, वो डीकॉम्पेंसेटिंग फोरिया की तरफ चला जाएगा. अगर फोरिया जो है वो डीकॉम्पेंसेट हो जाता है तो ट्रोपिया बन जाता है. मतलब लेटेंट स्क्विंट अगर बहुत ज्यादा मतलब फाइनली वो मसल गिव अप कर देती है तो वो मैनिफेस्ट स्क्विंट बच जाता है. लेटेंट इज फोरिया, मैनिफेस्ट इज ट्रोपिया. ठीक है, यूनिलैटरल और ऑल्टरनेटिंग है, आप देख सकते हैं, मैंने अभी समझा दिया था. एनी डिप्लोपिया, एनी हेड पोस्चर, ये सब देख लीजिए. एग्जामिनेशन में विजुअल एक्विटी ले लीजिए, क्योंकि कई बार पुअर विजन की वजह से आंख स्क्विंट करती है. अगर आप बच्चे को सही चश्मा पहना देंगे तो आंख सीधी हो जाती है विदाउट एनी सर्जरी. ठीक है, सो ऑलवेज द फर्स्ट स्टेप इन कंकॉमिटेंट स्क्विंट इज कि बच्चे का रिफ्रैक्शन करिए. अगर रिफ्रैक्शन करके आपने बच्चे को चश्मा पहनाया, फिर आप देखिए चश्मे के अंदर उसकी कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स एग्जैक्टली सिमेट्रिकल है कि नहीं. अगर कॉर्नियल लाइट रिफ्लेक्स एकदम सिमेट्रिकल है तो उसको कोई स्क्विंट नहीं है. ठीक है, ऑक्यूलर मोटिलिटी देख लीजिए, इसमें ऑक्यूलर मोटिलिटी अफेक्टेड होगी कि नहीं. ऑक्यूलर मोटिलिटी कंकॉमिटेंट स्क्विंट में अफेक्टेड होगी कि नहीं, नहीं होगी. राइट, बिकॉज कोई पैरालिसिस नहीं, ऑक्यूलर मोटिलिटी नॉर्मल रहेगी. ठीक है, फिक्सेशन बिहेवियर देख लीजिए, जो मैं प्रिफर्ड फिक्सेशन बता रही थी वही है. कोई ऑर्गेनिक कॉज ऑफ स्क्विंट देख लीजिए कि ऐसा तो नहीं कि उसको कंजेनिटल कैटरैक्ट है, अब उसको इस आंख से दिख ही नहीं रहा है, पुअर विजन है इसीलिए आई स्क्विंट कर रही है. ठीक है, कंजेनिटल कैटरैक्ट देख लीजिए. कवर टेस्ट मैंने आप लोग को बता दिया, यूनिओक्युलर या ऑल्टरनेटिंग स्क्विंट है, मैंने जस्ट बताया था कि एक आंख ब्लॉक करके देखना है. मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ स्क्विंट आप हर्शबर्ग टेस्ट से करेंगे. जो बच्चे तेज हैं वो क्रिम्स्की टेस्ट नाम याद कर सकते हैं, क्रिम्स्की टेस्ट में नहीं बताऊंगी, बट हर्शबर्ग टेस्ट आपको पता होना चाहिए. हर्शबर्ग टेस्ट आपसे पूछा जाएगा. कॉर्नियल रिफ्लेक्स टेस्ट जो है ना बहुत सिंपल है, आप लोग एक दूसरे पे भी कर लीजिएगा, कुछ ना कुछ लोग में थोड़ा थोड़ा स्क्विंट मिल जाएगा आप लोग को. वर्थ 4 टेस्ट हमने लास्ट टाइम डिस्कस कर लिया था, आप सप्रेशन देखने के लिए कर सकते हैं.
ट्रीटमेंट ऑफ कंकॉमिटेंट स्क्विंट, रिमेंबर द 4 O's ऑफ ट्रीटमेंट। सबसे पहला है ऑप्टिकल करेक्शन। ऑप्टिकल करेक्शन मतलब चश्मे की जांच। सबसे पहले बच्चे का रिफ्रैक्शन करिए, चश्मा दीजिए और देखिए चश्मे से आंख सीधी हो रही है कि नहीं। ये नहीं कि बच्चा आया और अब इसका तो ऑपरेशन जरूरत है, नहीं नहीं, सबसे पहले चश्मा। ऑक्लूजन थेरेपी टू ट्रीट एम्ब्लायोपिया। ना आप लोग को एम्ब्लायोपिया पढ़ाया गया है कि नहीं? ठीक है, सो मैं एम्ब्लायोपिया की क्लास लगा दूंगी आप लोग की, किसी की मतलब किसी भी टीचर की, बिकॉज एम्ब्लायोपिया जानना जरूरी है। ठीक है, it is impossible for me in this lecture to now explain entire amblyopia. Just in short, no, amblyopia is another term for a lazy eye. It's a totally normal eye which forgets to see. Why? If the eye has not been used by the child in the critical period of his life, which is 6 weeks to 6 months, ये तो एकदम ही क्रिटिकल पीरियड है, ठीक है, 6 वीक्स टू 6 मंथ्स, लेकिन आप मान के चलिए टिल 11 इयर्स ऑफ एज। अब इसमें ऑब्वियसली जितना यंगर है वो ज्यादा क्रिटिकल है। अगर 4 साल तक उसने बिल्कुल नहीं यूज किया तो उसको ज्यादा एम्ब्लायोपिया होगा, ठीक है। 4 साल के बाद उसको कोई कैटरैक्ट डेवलप हुआ तो उसको एम्ब्लायोपिया होने की चांस बहुत कम हो जाती है, ठीक है। अगर उसको बचपन से ही है, एकदम क्रिटिकल फेज ऑफ लाइफ में है, तो लाइट नहीं पड़ी उसके रेटिना पे, ब्रेन तक सिग्नल नहीं गया। सपोजिंग कंजेनिटल कैटरैक्ट है, मैंने कैटरैक्ट में भी पढ़ाया था, आप बाद में कैटरैक्ट की सर्जरी भी कर दें, बच्चा जब बड़ा हो जाए, बच्चे की वो आंख से कभी नॉर्मल विजन नहीं आएगा। अब तो आपने सर्जरी करके लेंस डाल दिया, उसको दिखना चाहिए, सब चीज नॉर्मल था, बस नहीं आती है, विजन ही नहीं आता है। क्यों? उसको एम्ब्लायोपिया हो जाता है। सो एम्ब्लायोपिया इज डिक्रीज इन फॉर्म विजन, डिक्रीज or in other words decrease in visual acuity for which no organic cause can be found. Everything is absolutely normal but visual acuity is depressed, ठीक है। In simple words, वो आंख देखना भूल गई क्योंकि उसको क्रिटिकल फेज में इस्तेमाल नहीं किया गया। तो फिर हम लोग एम्ब्लायोपिया ट्रीट कैसे करते हैं? टिल द चाइल्ड इज 11, 12 और 13 years of age depending on the type of amblyopia, उसकी गुड आई को ऑक्लूड कर दिया जाता है एंड द पेरेंट्स आर टोल्ड कि इसको ऑक्लूड रखिए और इस आंख से बच्चे को फोर्स कराइए कि वो सारा काम करे। पढ़ रहा है, वीडियो गेम खेल रहा है, होमवर्क कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़वाइए उसको, छोटे छोटे अक्षर पढ़वाइए, फोर्स दिस आई टू वर्क एंड विजन डज इम्प्रूव। हाउ मच ऑक्लूजन थेरेपी, उसका भी एक शेड्यूल होता है। आप ये नहीं कि इसको 5 दिन ऑक्लूड कर देंगे इसमें एम्ब्लायोपिया हो जाएगा, ठीक है। So this is just a small gist of amblyopia, but occlusion therapy to treat amblyopia, I'll put that class for some teacher. Orthoptic exercises are just exercises to increase the convergence, the fusional reflexes and all this. इसको orthoptic exercises कहते हैं to improve fusion. Operative measures to straighten the eyes, अगर ये सब ऊपर वाले 3 O, optical correction, occlusion therapy, ऑर्थोप्टिक एक्सरसाइजेस करने से भी फायदा नहीं हुआ तो आप लास्ट ओ पे जाएंगे विच इज ऑपरेटिव ट्रीटमेंट। जनरली ऑपरेशंस का रिजल्ट इन बच्चों में बहुत अच्छा होता है बिकॉज इनकी आंख में विजन जनरली ठीक रहता है, ठीक है। किसी की आंख में ना, जैसे कई बार लड़के आते हैं, लड़कियां आती हैं अराउंड एज 20-21, ओके, दे नाउ वांट टू गेट मैरिड, नॉट बॉयज बट गर्ल्स। So now their parents are very concerned and they want कि इस आँख में squinting है, इसको हम सर्जरी से सीधा करवा ले, and we notice there is no vision in that eye, ठीक है। सर्जरी से बिल्कुल सीधी हो जाएगी, बट जो आँख यूज नहीं होती है ना, the position of a disused eye is slight exo, ये तुम लोग याद रखना। जो आँख हम यूज नहीं, तुम अगर कोई हम पेशेंट को देखते हैं ना और हम उसको देख रहे हैं ऐसे और उसकी आंख हमें थोड़ी सी बाहर की तरफ टर्न मिल रही है और हमको दिख रहा है कि उस आंख में विजन नहीं है, वी नो कि इस आंख में अब विजन नहीं है, तभी ये थोड़ी सी, दैट इज द पोजीशन ऑफ रेस्ट ऑफ द आई, मान लो थोड़ा सा एक्सो में, थोड़ा सा बाहर की साइड। सो वी हैव टू टेल देम कि हम सर्जरी से आज अगर सीधी भी कर देंगे तो ये धीरे 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 ओवर टाइम वापस इधर चली जाएगी, क्योंकि दैट पेशेंट इज नॉट यूजिंग द आई, है ना, विजन तो है नहीं, तो वो धीरे धीरे एक्सो में, पर तब तक तो शादी हो जाएगी, बच्चे हो जाएंगे, फिर क्या, ठीक है। तो कर ही देनी चाहिए, है ना, सर्जरी। सो अगेन रिसेक्शन, काट के वापस वही सूचर कर देना, इज अ स्ट्रेंथनिंग प्रोसीजर। रिसेशन, काट के
और पूरी मसल को काट के, मतलब इंसर्शन से काट के और थोड़ा पीछे करके सूचर कर देना, और एक है इंसर्शन से काट के मसल को भी काट दो और खींच के आगे कर दो। और भी एक दो फैडेंस प्रोसीजर और ये सब होते हैं जिसमें, बहुत हो गया। मैं ना स्क्विंट से मैं खुद मैं स्क्विंट से मेरे कान से बाहर आ रहा है, बहुत हो गया, स्क्विंट का ओवरडोज हो गया, मुझे खुद हो गया। एक्चुअली ना मुझे इतना अजीब लगता है क्योंकि स्क्विंट को यूजी में पूछता नहीं है, पर आई ऑलवेज फील कि हे भगवान, अगर इन लोग को कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर बोलेंगे मैम ने इतने सारे लेक्चर लिए और ये तो पढ़ाया नहीं। सो एनीवे, डिफरेंस बिटवीन कंकॉमिटेंट एंड इनकॉमिटेंट। अब अगर तुम लोग को एग्जाम में कभी खुदा ना खास्ता कुछ ईजोट्रोपिया पे क्वेश्चन आ जाए, है ना, तो ईजोट्रोपिया पे तुम लोग पूरा ईजोट्रोपिया और कंकॉमिटेंट स्क्विंट लिख देना, मैंने जो अभी पढ़ाया है। पैरालाइटिक लिख सकते हो, पैरालाइटिक में भी ईजोट्रोपिया हो सकता है, पर कंकॉमिटेंट स्क्विंट तो आराम से, बच्चों का ईजोट्रोपिया पूरा लिख देना, सेम चीज, ठीक है। सो डिफरेंट है, डिफरेंस देख लो। concomitant squint is mostly developmental, incomitant is mostly बोलिए भाई, ये वाला मैं पढ़ूंगी या आप लोग बोलेंगे? मोस्टली अक्वायर्ड। अक्वायर्ड कैसे? ट्रॉमा हो गया, कुछ न्यूरोजेनिक कॉज है, कुछ मायोजेनिक कॉज है, कुछ हो गया, ठीक है। इट इज नॉट एसोसिएटेड विद ट्रॉमा और डिजीज एंड दिस इज associated with trauma and disease. Concomitant squint occurs in children, paralytic squint occurs in, concomitant squint में डिप्लोपिया नहीं होता है, पैरालाइटिक में होता है। जिसमें डिप्लोपिया होगा उसमें पेशेंट अबनॉर्मल हेड पोस्चर रखेगा कि नहीं रखेगा, उसके ऑक्यूलर मूवमेंट्स रिस्ट्रिक्टेड होंगे होंगे, एंगल ऑफ स्क्विंट वेरिएबल होगी, पैरालाइज्ड है एक मसल इसलिए एंगल ऑफ स्क्विंट वेरिएबल। सेकेंडरी डिविएशन विल बी ग्रेटर देन प्राइमरी डिविएशन, यस, बिकॉज ऑफ विच लॉ? हेरिंग्स लॉ। दूसरा कौन सा लॉ है, कौन बताएगा? बताओ बताओ जयशुभ, बताओ। शेरिंगटन्स लॉ। वेरी गुड, चलो सही बात बोल दी, ठीक है। मैं कई बार देखती हूँ ना, जैसे सेम क्वेश्चन है, मैं सालों से देखती आ रही हूँ, सेम क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें जनरली आई एम नॉट बायस्ड टुवर्ड्स गर्ल्स, बट जनरली गर्ल्स राइट बेटर, they write better, their copies will be neater, they will underline with different colored pens, and they write, and I'm a teacher, if I get a chance I read every single answer, I read everything, I never mark very fast, मैं सब पढ़ती हूँ आराम से, मैं पढ़ती हूँ, मैं मार्क्स देती हूँ। जब भी मैं कॉपी चेक करती हूँ, डॉक्टर पंकज तुम आज बीमार लग रही हो, तो मैं कॉपी चेक कर रही हूँ, मेरा फेस बीमार टाइप का हो जाता है कि तुम लोग के आंसर्स भी ऐसे ही रहते हैं, क्या करें। कई मतलब एक दो बार भी, मतलब हम लोग की जो जिंदगी है उसमें बहुत बार हुआ है कि इस आदमी तो आज बीमार लग रही हो, एंड आई एम से कि कॉपी चेक कर रहे थे। सो एनीवे, सो गर्ल्स राइट वेरी, मतलब उन लोग की कॉपीज बड़ी सुंदर सुंदर सी मिलती हैं, फिर बॉयज की कॉपीज आती हैं। बट आई नोटिस वन थिंग, जैसे 5 पॉइंट है ना, गर्ल्स ने उन 5 पॉइंट को लाइक 2.5 पन्ने में लिखा है, सुंदर सुंदर खूब अंडरलाइन करके, पर पॉइंट्स तो 5 ही है। बॉयज की सिर्फ महात्मा गांधी वाली राइटिंग है, छोटी छोटी, है ना, उसमें भी पूरे, जैसे अभी इसने कैसे जवाब दिया, तुम लोगों ने सुना, एंटागनिस्ट मसल का इनोवेशन, मतलब क्या बोला इसने, सही बात तो एकदम सही बोली, पर इसने छोटा सा करके बोल दिया, बट बात 100% करेक्ट थी इसकी। तो वो छोटा सा एक लाइन लिखेंगे, दूसरा एक छोटा सा लिखेंगे, तीसरा, पांचों पॉइंट को ऐसे लिखते हैं जैसे कि कॉपी का पैसा उनके घर से आया है, इधर भी छोटा छोटा इसी में, और बाकी पीछे के सारे पन्ने खाली है, लेकिन वहां छोटा छोटा। कई बार तो बेचारे ये होता है कि उन लोग ने जगह ही इतनी छोड़ी थी, पर्चा जब तक उनके पास पहुंचा तो देखा ये तो बहुत ज्यादा है, जगह तो हमने इतनी छोड़ी है, तो फिर उनको छोटा छोटा करके घुसाना पड़ता है, तो वो भी रीजन होता है। मुझे पर्चा मिलता है तो मैं फाड़ के वहीं रख देती हूँ, मैंने बहुत बार किया है। तो तुम लोग खुशी बनाओ कि मुझे यहाँ अभी तक इन्विजिलेटर एक बार बस बनाया गया, वो भी सप्ली बैच था, उसमें क्या करते, बट तुम लोग में बनेंगे नहीं, पर फाइनली हमें अगर कभी मैं बन गई तो प्लीज तुम लोग बाद में, बहुत खतरनाक इन्विजिलेटर हूँ, मुझे इतना ज्यादा मजा आता है पर्चे पकड़ने में, पता है, इतना, इट्स लाइक अ वीडियो गेम फॉर मी, इट्स सो इंटरेस्टिंग। आई हैव टू, यू नो द टाइम खत्म हो रहा है, सॉरी, बट आई हैव टू टेल यू, सी व्हाट
there was 2006 batch I'm talking about, 2006 batch, right? I'll tell you the name of the boy also, Bharat. That was probably, except for Nepal, जहाँ पे पढ़ा था, 2006 would probably be one of the first batches that I've taught. So this boy, he was extremely naughty, very good sports person, very, very, I'm still in touch with him. Still, he was very close to Dr. Pankaj and myself. I'm still in touch with him. So, वो पर्चे से लिख रहा था, मैं देख रही थी, मैंने कहा इसको लिखने दो. लिख रहा था. फिर बेचारे का शायद पर्चा, उसको लगा बहुत कॉन्फिडेंस उसका बढ़ गया कि जो भी भगवान था वो अपना पर्चा कॉपी के नीचे पन्नों में बीच में रख के वो वॉशरूम चला गया. फिर मैं गई, मैंने उसका पर्चा फाड़ा, मैंने वहीं रख दिया, मैंने वापस कॉपी बंद कर दी, मैं आ गई. मैं आके बैठ गई आराम से. थोड़ी देर में भरत जी आए अपना चलते हुए, ठीक है. उसके बाद वो, जैसे हम लोग तो बहुत दूर बैठे थे ना वहाँ पे, भाई बड़ा सा हॉल है, आए, उसने अपनी कॉपी खोली, बड़ा कॉन्फिडेंट था, पर्चे था मेरे पास. उसने देखा फटा हुआ है. यू वॉन्ट बिलीव, अगर 4-5 ऐसे टीचर्स थे, उसने सीधे मेरी तरफ देखा. He knew I had done it, and then वहां से बैठ के ऐसे कर रहा है. I said मारेंगे तुमको. उसकी हिम्मत, वहां से ऐसे कर रहा है कि मैम ये क्या मतलब. और तो और जो सप्ली बैच के बच्चे होते हैं वो तो मतलब महान ही हो जाते हैं. उनको लगता है कि हमको तो चीटिंग करने देना मतलब इनविजिल, हमारा तो जन्मसिद्ध अधिकार है, हम तो सप्ली बैच है. मतलब अगर पर्चा, मैम आई एम सप्ली बैच. अच्छा बेटा, अच्छा तुम सप्ली बैच हो, तो तुमको तो हमें दे देना चाहिए, लिख के बता देना. तो सप्ली, तो वो लोग, मैम बस थोड़ा सा मैं लिख लूं, फिर आप ले जाइएगा मैम, थोड़ा सा लिख लूं. मतलब ऐसे ऐसे करते हैं. इफ आई कुड राइट अ बुक ऑन इनविजिलेशन. एंड व्हाट आई वाज टेलिंग यू, जो बच्चे जो क्वेश्चन पेपर के नीचे छुपाते हैं पर्चा, मैं भी, तुम लोग ऐसे करोगे ही करोगे और कहाँ से लिखोगे. तो वो लोग देखो ऐसे लिखते हैं ना. अब हम आराम से दूसरे, अब यहाँ पे मुझे पता चला कि जो आप लोग की चीफ इन्विजिलेटर है वो चाहते हैं लोग ऐसे ऐसे चलते हैं, चलने से तो कभी नहीं कर सकता. पर ये ना बैठने नहीं देते हैं, तो बड़ा दुख होता है मुझे. तो 3 घंटे चलना किसको अच्छा लगता है, वो चाहते हैं कि हम चलते हैं. बैठ के ना बहुत प्रेम से हम लोग बच्चों को पकड़ सकते हैं. तो इसमें क्या करते हैं बच्चे, कोई जो लिख रहा है नॉर्मली वो बच्चा ऐसे लिखेगा, कोई इधर उधर देखेगा, ऐसे वैसे कुछ भी करेगा ऐसे वैसे, लेकिन वो लिखेगा या लिखेगी ज़्यादा. और जो बच्चे चीटिंग कर रहे हैं वो ऐसे लिखते हैं. यू नो इट्स अ वेरी जेंटल मूवमेंट. बहुत फास्ट नहीं रखते, लेकिन वो जो थोड़ा सा है ना, अच्छा ऊपर नीचे वो किसी को नहीं दिख रहा है कि आप पढ़ रहे हैं, आप लिख रहे हैं, आप पढ़ रहे लिख रहे हैं. और उसके बाद अब कभी गलती से हम किसी के पास चले जाओ, कॉपी उठा के ऐसे करने, पर्चा ले गए, एक तो उन लोग का एटीट्यूड देखो. It is like, anyway, someday when when I'm old and retired, I'll write 2 books. One book will be on all these random things which I've experienced with students. You guys don't realize how hilarious you are. तुम लोग को पता ही नहीं तुम लोग कितने बड़े जोकर हो, सच में, लिटरली. स्टूडेंट्स मतलब of all batches इतने जोकर होते हो तुम लोग. And my second book would be of all the answers I've got in Viva. I mean, the kind of rubbish. One girl had a case of or she said traumatic cataract. I said, क्या treatment करेंगे? Ma'am, we'll remove the cause. I said, बेटा डायबिटीज के लिए तो ठीक है, पर तुम तो ट्रॉमेटिक कैटरैक्ट ना, कैसे? मैम विल रिमूव द कॉज. मुझे लगा इसको समझ नहीं आया. सेड बेटा सपोजिंग किसी को बॉल से चोट लगी है ना, तो वो बॉल उसके आंख में चिपकी तो नहीं रह गई ना, तो मतलब क्या कहना चाह रही हो? मैम कॉज रिमूव कर देंगे ना. बख्श दो बच्चे. नो वंडर हम बीमार लगने लगते हैं, सोचो. एनीवे, लेट मी फिनिश दिस. माय स्टोरीज कैन नेवर एंड. हाँ, सो आई शुड नॉट बी सो हैप्पी. मेरा बेटा आज गया है ना. सो सेकेंडरी डिविएशन प्लीज, हेरिंग्स और शेरिंगटन लॉ लर्न कर लेना, आपसे पूछा जाएगा, ठीक है. एब्सेंस ऑफ फॉल्स प्रोजेक्शन प्रेजेंट, ये मैंने कोशिश की थी समझाने की, ये पीजी लेवल का है, बट बस समझ लेना कि स्क्विंटिंग आई से रेज ऑब्जेक्ट से रेटिना के जिस पार्ट पे पड़ रही है, पेशेंट को लगेगा कि नॉर्मली रेटिना वो जिस फील्ड को रिप्रेजेंट करता है, पेशेंट को लगेगा ऑब्जेक्ट उस फील्ड में है, ठीक है. दैट इज फॉल्स प्रोजेक्शन.
एम्ब्लायोपिया कंकॉमिटेंट स्क्विंट में बी प्रेजेंट, इनकॉमिटेंट स्क्विंट में एम्ब्लायोपिया नहीं होता है, ठीक है, विजन नॉर्मली रहता है। सर्जिकल रिजल्ट्स आर गुड, पैरालिटिक स्क्विंट में सर्जिकल रिजल्ट्स में बी अनसैटिस्फैक्ट्री। सो इसकी आप लोग ने नहीं लिखा है तो फोटो ले लीजिए, बिकॉज दिस इज एब्सोल्युटली, दिस लास्ट slide is the juice of the entire, I don't know how many lectures I've taken in squint. आपसे अगर एक क्वेश्चन स्क्विंट का आएगा तो ये आएगा, ये आएगा वाइवा में आपसे वर्थफोर्ड डॉट टेस्ट, हर्शबर्ग टेस्ट, शेरिंगटन्स लॉ, बाइनोक्यूलर सिंगल विजन, एक्शंस ऑफ मसल्स, डेफिनेटली ओरिजिन इंसर्शन नर्व सप्लाई भी। सो ये सब चीजें इतनी आपको स्क्विंट में पूछी जाती हैं, ये आप लोग लर्न कर लीजिए। अटेंडेंस आपकी